आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1786 का अधिनियम। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने दो चीज़ों की बात कर ली है। हमने बात कर लिया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। साथ ही साथ उससे संबंधित जो MCQs है उसको भी हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से अधिनियम हैं जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास में अपना योगदान दिया। तो इसमें अगला नाम आता है 1786 का अधिनियम। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके बाद उसके जस्ट 2 साल बाद 1786 में एक और अधिनियम आता है और इसमें कुछ और व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्या थी वे व्यवस्थाएं, चलिए देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति को शक्तियां भी प्रदान की गई। तो बात को ध्यान से समझिएगा कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसकी सहायता के लिए एक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन इन 4 लोगों में मैंने आपको बताया था कि 50-50 का मामला हो जाता था। जब भी कोई निर्णय लेना होता था तो 2 लोग इधर और 2 लोग उसके पक्ष में और 2 लोग विपक्ष में हो जाते थे, जिसके कारण से कोई भी निर्णय नहीं हो पाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में व्यवस्था कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण गवर्नर जनरल जो है अपने बातों को नहीं मनवा पाता था और कुछ निर्णय नहीं ले पाता था। मतलब कि जब भी वो कोई नया निर्णय लेने की कोशिश करता था तब बाकी के सदस्य उसके विरोध में आ जाते थे। तो 1786 में ये व्यवस्था कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल है वो विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में उसके जो परिषद का निर्णय होगा उसको मना कर देगा, खारिज कर देगा और खुद से निर्णय ले लेगा। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था और अपना स्वयं का निर्णय लागू करने का अधिकार उसे 1786 के अधिनियम के द्वारा दे दिया गया। साथ ही साथ उसे क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। जो मेन जो सेनापति हुआ करता था सेना का, उसकी शक्तियां भी गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। तो ये हुआ 1786 में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों अधिकार जो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले गए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1786 का जो अधिनियम था उसमें जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल के अधिकार को ठुकराने का और साथ ही साथ प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई गवर्नर जनरल को। और ये किसको प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट की। तो 1793 के चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई उसको भी हम लोग एक बार शॉर्ट में देखते चलेंगे। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके अनुसार क्या कर दिया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि जब कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी तो पहले 20 वर्षों के लिए उसको चार्टर दिया गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसे असीमित काल के लिए बढ़ा लिया था, असीमित काल के लिए अपने नाम करवा लिया था। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें व्यवस्था कर दी गई कि हर 20 वर्ष पर हम आपका रिव्यू करेंगे। ठीक है, कंपनी का जो एक अधिकार है व्यापार करने के लिए उसको देखेंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, देखो 1773 में ये बोला गया था कि अब आपके पास 20 वर्ष का समय है। 20 वर्ष के बाद आपको जो है बताया जाएगा कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1793 इसमें 20 जोड़ दो, 1793 हो गया। ठीक है, 20 जोड़ोगे 1793। 20 वर्ष बाद फिर क्या किया कंपनी ने कि किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के 20 वर्षों के लिए अपने अधिकार को फिर से बढ़ा लिया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1813। यानी अब कंपनी 1813 तक बिना किसी प्रॉब्लम के व्यापार भारत के साथ कर सकती थी। उसको 20 वर्षों का अधिकार
मिल गया था। तो ध्यान रखिएगा 1793 में क्या किया, कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा लिया तथा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। याद कीजिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों की देख रेख के लिए एक और कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुछ सदस्य हुआ करते थे जिसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे और एक सदस्य जो था वो चांसलर थे और एक राज्य सचिव हुआ करते थे। तो ये 6 लोगों की एक कमेटी थी और इस कमेटी का जो वेतन था अभी तक इंग्लैंड से दिया जा रहा था, अभी तक ब्रिटेन से दिया जा रहा था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके जितने भी मेंबर हैं उनको जो वेतन है वो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए, यानी भारत में जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वहाँ से वेतन इनको दिया जाए क्योंकि ये भारत के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की निगरानी कर रहे थे या प्रशासनिक कार्यों को देख रहे थे, तो इनको वेतन यहाँ से दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे फिर हम क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। अब क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहने का अर्थ है कि भारत के वे क्षेत्र जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था। तो ये कंपनी आधिकारिक क्षेत्र ना रह के ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र इसलिए हो गए थे क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो ब्रिटेन की संसद थी उसने ये साफ कह दिया था कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र माने जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि जो भी ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र थे उसमें लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। अब ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी कानून लगेंगे वो लिखित विधि रहेंगे, लिखित कानून चलेंगे। ठीक है, तथा सभी कानून व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम बना जा रहे हैं उनकी व्याख्या, मतलब उसका क्या मतलब है, इसका अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है तो इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 1793 में कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों, तो ये 20 वर्ष कब पूरे होंगे, ये 20 वर्ष पूरे होंगे 1813 में। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट करके देख सकते हैं कि 1813 में पहली घटना क्या हुई होगी कि कंपनी ने जो अपना व्यापार है वो फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया होगा। उसके अलावा और कौन कौन सी घटनाएं हुई वो देख लीजिए। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कहा गया कि भैया आप जो है व्यापार पे एकाधिकार नहीं रख सकते हैं, आप व्यापार करिए लेकिन आपको एकाधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको छूट नहीं दी जाएगी व्यापार में। मतलब तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। तो बात समझ गए, मतलब जो अभी तक जो 1600 से 1700 नहीं 1600 से लेकर 1813 तक भारत में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी जो ब्रिटेन की हो। ठीक है, तो ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में क्या व्यवस्था कर दी गई, 1813 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई कि कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों के लिए क्या किया गया, भारत के साथ व्यापार करना ये कर दिया गया, लागू कर दिया गया कि भारत के साथ अब आप लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कब, 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन
ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अभी भी उसके पास दो चीज़ों का एकाधिकार रह गया, चाय का व्यापार करने का एकाधिकार और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था इसका एकाधिकार बना रहा है। अर्थात चाय का व्यापार कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी और चीन के साथ जो व्यापार है वो कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी। बाकी रही बात अगर सूती वस्त्रों की या मसालों का, तो ये सारे व्यापार दूसरे कंपनी भी कर सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एकाधिकार किस पे बना रहा, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर। ठीक है, चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर अभी भी एकाधिकार बना हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि भारतीय राजस्व से व्यय के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। अभी तक जितना भी खर्च हो रहा था भारतीय राजस्व से, इसका कोई नियम कानून नहीं था। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय राजस्व से व्यय के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। भारतीय राजस्व मतलब भारत से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था उसमें से एक्सपेंस करने के लिए, खर्च करने के लिए कुछ नियम और पद्धतियां बनाई गई कि कितना खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सारे बनाए गए। ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में बजट बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले जो भी होता था खर्च, उसका कोई हिसाब किताब, कोई नियम कानून नहीं था, जिसको जहाँ मर्जी उतना खर्च कर सकता था। ठीक है, आपने देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी वेतन कहाँ से दिया जाने लगा। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी वेतन 1793 का जो चार्टर आया उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी वेतन भारतीय राजस्व से ही देना था। तो 1813 में क्या किया गया, 1813 के एक्ट में जो वेतन है वो वेतन किससे दिया जाने लगा, उस वेतन को खर्च करने के लिए, या फिर वो जो राजस्व हम लोग दे रहे हैं उस राजस्व को मेंटेन करने के लिए कुछ नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। अब इसका क्या मतलब है, एक और इसमें पॉइंट ये आता है कि पहले 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मतलब जितने दिन अंग्रेज भारत में रहे उनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ रही। एक थी कोलकाता यानी कि मुंबई में, बंगाल में, दूसरी मुंबई में और तीसरी मद्रास में। ठीक है, तो यहाँ तीनों जगह अपने अपने गवर्नर थे। मुंबई में भी था, मद्रास में भी था, और जो बंगाल में थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो तीनों लोग अपनी कुछ कानून बनाते थे, विधि बनाते थे, नियम बनाते थे। ठीक है, तो और लागू कर देते थे। ये सभी लोग अपने तरह स्वतंत्र थे, ये कानून बनाकर लागू कर देते थे अपने इलाकों में। ठीक है, लेकिन अब क्या व्यवस्था कर दी गई कि जो भी कानून आप बनाएंगे उसको पहले ब्रिटिश संसद में भेजना होगा। ब्रिटिश संसद अगर उसको पास करेगी फिर ही वो कानून आपके पास पास हो सकता था। तो ये व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना यह विधियां लागू नहीं की जा सकती थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि कंपनी को गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, मतलब अभी तक ये गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की नियुक्ति कौन करती थी, तो ये क्राउन करता था। ठीक है, ब्रिटिश ताज करता था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से इसकी व्यवस्था कर दी गई थी कि ताज करेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनी को ये अधिकार दे दिएगा कि आप अपना गवर्नर जनरल नियुक्त करिए और साथ ही साथ प्रधान सेनापति भी आप नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रधान सेनापति भी आप नियुक्त कर सकते हैं। आपको याद हो कि 1786 के एक्ट में प्रधान सेनापति की सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कंपनी को गवर्नर जनरल नियुक्त करने और प्रधान सेनापति की नियुक्त करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। मतलब जब तक ब्रिटिश क्राउन हामी ना भर दे तब तक आप उसको इलेक्ट नहीं कर सकते। आप चुन के दिखा सकते हैं ब्रिटिश क्राउन को कि हम इसको गवर्नर जनरल या प्रधान सेनापति बनाना चाहते हैं। अगर ब्रिटिश क्राउन उस पर हामी भर देगी तो उसे बनाया जा सकता था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी ने फिर कोई जुगाड़ लगाया और 20 वर्षों के लिए अपने व्यापार को बढ़ा लिया। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु अब यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपको हम
20 वर्षों के लिए फिर से भारतीय प्रदेशों के साथ व्यापार करने, राजस्व कलेक्ट करने, इन सब का अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ब्रिटिश क्राउन इस क्षेत्र को छोड़ रही है, यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रभाव वही बना रहेगा जो अभी तक था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम्स में आता ही रहता है। तो क्या है कि इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार शिक्षा के प्रसार के लिए ये तय हुआ कि 1 लाख रुपए हम व्यय करेंगे शिक्षा के प्रसार के लिए। ऐसा अभी तक नहीं किया गया था। ठीक है, साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन नहीं थी कि वो भारत में अपना धर्म प्रचार कर सके, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। इवन कंपनी ने भी कभी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1813 में 2 प्रमुख घटनाएं हो रही हैं कि एक तो ब्रिटेन की सभी कंपनियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को भी छोड़ दिया जाता है कि वे भारत में धर्म का प्रसार कर सके, ईसाई धर्म का प्रसार कर सके। साथ ही इसमें क्या होता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो बहुत सी बातें हैं 1813 के चार्टर एक्ट में जिसे आपको ध्यान रखना है, और 1813 के चार्टर एक्ट से 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं बढ़िया बढ़िया, और इसे हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। आज मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को खारिज कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। वो था 1786 का अधिनियम। आपको पता होगा कि 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह शक्ति दे दी गई कि वे अपने परिषद की बात को खारिज करके अपनी बात को रख सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई? ये भी 1886 में ही हुआ, और ये दोनों के दोनों किसे प्राप्त हुई थी? ये दोनों की दोनों शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन है कि 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को ठुकराकर स्वयं का निर्णय लागू करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। ये दोनों शक्तियां किस गवर्नर जनरल को हासिल हुए? तो ये दोनों के दोनों हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा? वो 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें ही व्यवस्था की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं उनके जितने भी सदस्य हैं उनको भारत के राजस्व से ही वेतन दिया जाए, इसकी व्यवस्था कर दी गई। 5वां जो क्वेश्चन कहता है वो क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा इन सभी कानूनों के विनियम का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया? तो ये भी 1793 के चार्टर एक्ट में ही हुआ था। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर कुछ प्रतिबंधों के साथ ब्रिटेन की सभी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई? तो वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। चलो, अगला क्वेश्चन है कि चूंकि 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, परंतु वो कौन से विषय थे जिन पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार बना हुआ था? तो वो विषय थे चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया? तो ये भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही
हुआ था। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कितने रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो ये 1,00,000 रुपये याद रखिएगा, 1,00,000 रुपये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये कि किस एक्ट के अनुसार कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार पुनः लौटा दिया गया। तो ये कोई और एक्ट नहीं, 1813 का ही एक्ट था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, आज हम लोगों ने 3 एक्ट देखे हैं। एक देखा 1786 का एक्ट, 1786 का अधिनियम, दूसरा देखा 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, और तीसरा देखा है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये 93 के बाद पूरे 20 साल बाद अगला चार्टर आता है। ठीक है, तो चार्टर हमेशा 20-20 साल के अंतराल पर आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। तो ये जो सीरीज़ है महेश कुमार बर्नवाल जी की सीरीज़ है, और मैं इसे पूरा कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए इसी सब बातों के साथ मिलूंगा जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।